इवन डीपीपी वगैरह भी है ना, वो भी होंगी, वो भी तुमसे शेयर की जाएंगी। क्लियर? लास्ट हेडिंग बताओ जल्दी, क्या किया था हमने? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंड थेरेपी। आयोनाइजेशन, ओके, I1 I2 I3 याद आया। कुछ स्क्रीन शेयर करके सैटरडे को लाइट प्रॉब्लम था, इसलिए नेटवर्क इशू था, इसलिए स्क्रीन शेयर करके बताया था। इसमें I1 I2 I3 डिफाइन किया गया था, राइट? फैक्टर्स अफेक्टिंग हुआ था शिल्डिंग इफेक्ट, Z इफेक्टिव, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक हुआ था, मुझे जितना ध्यान है। इज दैट ओके? जनरल ट्रेंड, फर्स्ट केस इन अ पीरियड व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, हमें ये देखना है कब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, कैसे चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। On moving left to right, Z effective increases, hence ionization energy increases. So general trend होगा left to right. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, ये ट्रेंड होगा। Neon, clear? But we have some exception to this. इसमें कुछ exceptions आते हैं। एक आता है बेरिलियम, एक आता है नाइट्रोजन। बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है एक्सपेक्टेड था बोरोन से कम होगा, बट इट इज मोर देन बोरोन। इन द सिमिलर मैनर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए था, बट कम हो जाता है। नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ ज्यादा हो जाता है। पहले तो लिखो, फिर मैं रीजन भी लिखाता हूँ। बिकॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। नहीं, मैं बताता हूँ वो क्या रीजन है।
half filled and fulfilled configuration. A subshell has one orbital, fulfilled configuration हो गया. फिर 2s to p1, 2s to p2, 2s to p3. P subshell has three orbitals, so 3p3. ये half filled configuration हो गया. Clear? This is fulfilled configuration, nitrogen half filled configuration for P, half filled fulfilled configuration. They are the special configuration. देखो, इनका ionization energy increase हो रहा है because of Z effective, one of the factor which can affect the ionization energy. Clear? One of the factor is also special electronic configuration. So beryllium and nitrogen, they have a special electronic configuration. So because of this fulfilled and 2s to 2p3, P half filled, they have high ionization energy than expected. ये जो half filled fulfilled configuration होते हैं, they are more stable because of more symmetry. जितनी ज्यादा सिमेट्रिक नेचर होगा किसी भी सब्सटेंस का, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, उतनी कम टेंडेंसी होगी वो अपने आप को चेंज करे, उतनी कम टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे. Yeah? So such kind of configuration has more ionization energy. इसलिए एक्सेप्शन क्रिएट होता है. और पता है नियोन, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, बट नियोन का आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन से बहुत ज्यादा होता है. बढ़ता तो है ही हर केस में, यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. एक तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, एट द सेम टाइम उसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir.
देखो, trend, general trends in a group. On moving down the group, Z effective almost constant. Z भी बढ़ रहा है, sigma भी बढ़ रहा है, तो Z minus sigma, that is Z effective almost remains constant. N increases, size increases, hence ionization energy decreases. साइज जितना ज्यादा होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से उतना ज्यादा होगा। यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चला जाएगा। लेस आयनाइजेशन एनर्जी होगी या तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। कुछ एग्जांपल्स लिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 30। इसमें एक एक्सेप्शन आ गया है, एल्यूमिनियम, गैलियम। सेम रीजन, साइज जनरली बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यहाँ पे साइज चेंज हो रहा है, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तुम हल्का सा बोल सकते हो ज्यादा है। एक 5.98 और एक 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या कम होना चाहिए था, बट एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम, गैलियम। Similarly, silver, gold, they both belongs to copper family. Copper, silver, gold. Yeah, ये बेसिकली आते हैं 11th ग्रुप में, और इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होना चाहिए था। गोल्ड सिल्वर के नीचे आता है, बट ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन व्हेन यू गो फ्रॉम 4d टू 5d सीरीज, ये 4d में है सिल्वर, ये 5d में है, साइज बढ़ने के बजाय कम हो जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और साइज कम हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। सेम रीजन है दोनों। Is that okay? क्या इतना क्लियर है? यस सर। Yes. रब कर दूं, कॉपी किया है सभी ने? सर हाँ, कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो। सर वो आपने लिथियम और सोडियम उसको कंपेयर किया था सर, लेकिन वो तो सॉलिड में रहता है, तो सॉलिड में तो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती ना, इससे कंपेयर कर। तो सॉलिड में आयनाइजेशन एनर्जी नहीं डिफाइन करते, तो क्या करेंगे हम? उसमें सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका आयनाइजेशन एनर्जी चेक करेंगे, क्योंकि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहीं ना कहीं हमें आयनाइजेशन एनर्जी तो डिफाइन करना ही होता है। और एक और फैक्ट बता दूं, अब सॉलिड में तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होता है, गैसेस के लिए होता है। सो Na solid to Na gas to Na plus ion, ये वो जो पहला वाला प्रोसेस है। देखो, दो स्टेप में एनर्जी चेंज कर रहे हैं, पहले सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, फिर गैस को आयन में बना रहे हैं। तो ये वाला आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, ये वाला होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल मिल जाएगा इन सॉलिड से इन गैसेस आयन। बताओ तो मैं बोल पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। Na सॉलिड, पहले तो Na गैस में गया, अब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ये आयनाइजेशन एनर्जी। बट सॉलिड से यहां जाने के लिए एक एनर्जी और पिक्चर में आ रहा है, इसे बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटम में कन्वर्ट करना गैसेस फेज में, देखेंगे हम आगे आएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल एनर्जी मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो आएगी ही, हमें सॉलिड से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना है। गॉट इट? यस सर। एप्लीकेशन मेटेलिक नेचर। फर्स्ट वन, मेटल्स मींस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। डोनेट। तो कम मेटल होने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी को ज्यादा रखें या कम रखें? कम रखेंगे। कम। कम रखेंगे। गुड। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर हम ये जज कर सकते हैं कौन ज्यादा मेटेलिक है, कौन कम मेटेलिक है, राइट? डाउन द ग्रुप, अभी अल्कली मेटल लिखा था, डाउन द ग्रुप their ionization energy decreases, hence their metallic character increases. जब तुम लिथियम से सीजियम पे जाओगे, सीजियम सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर का होगा और लिथियम सबसे कम। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट?
reducing nature means tendency to lose electron, दूसरों को reduce करना, खुद oxidize होना, tendency to undergo oxidation change, reducing nature. Here in general reducing nature increases if ionization energy decreases. जितना कम ionization energy उतना easily electron donate करेंगे, उतना ज्यादा oxidize होंगे खुद और दूसरों को reduce करेंगे. Basic nature is also inversely proportional to ionization energy. तीनों ही inversely proportional है basically. जितना कम ionization energy उतना ज्यादा metallic nature, उतना ज्यादा reducing nature, उतना ज्यादा basic nature oxide. एक example भी लिखा. One of the definition of base. फिर से बोलो. सर सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट करो ना. Reducing nature, ये तो reducing nature की definition बताई, जो दूसरों को reduce करे और खुद oxidize हो, which can reduce others and it is a tendency to undergo oxidation change. दूसरों को reduce करेगा, reduce करना means उनको electron देना, खुद electron lose करेगा और खुद electron lose करेगा तो जितना कम ionization energy उतना easily electron lose करेगा, उतना ज्यादा reducing nature. Is that okay? यस सर. To predict oxidation state, पहले मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं तुम्हें, ठीक है? क्वेश्चन समझाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा. First ionization energy 500 kilojoule per mole, second one is 1200 kilojoule per mole, third one is 2100, fourth one is 7600.
क्लियर? ये बताओ दो कंसेक्यूटिव के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस, मतलब एकदम से शार्प डिफरेंस कहां पे आया है? कौन से दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में शार्प डिफरेंस? Last two. Last two. लास्ट में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस उससे मिल रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली I1 is always less than 2, 2 is always less than 3, 3 is always less than 4, but still डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं 700 का 900 का और सडनली यहाँ पे 4 टाइम्स के आसपास हो गया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। सो जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो गया है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो वो एटम लूज कर देगा, जहां पे फोर्थ लूज करने की बात आएगी it has very less tendency to lose fourth electron. Yeah, so इसका configuration 2s1 like 3s1, इसका 3s2 3s2 3p1 3s2 3p2 और उसके पहले नोबल गैस नियॉन अप टू 10 11 12 13 14। किस केस में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव किया जा रहा है जिसका चेंज होना बहुत लीस्ट पॉसिबल होता है, या एक शेल पूरा खत्म हो गया अंदर वाले शेल पे आ गए, यदि 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हुए और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इनर शेल में हुआ तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इनर शेल से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा उसे रिमूव करने। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें देख के ऐसा पता लग रहा है कि होना चाहिए पॉसिबल? सिलिकॉन। सिलिकॉन। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पूरे 3 रिमूव कर दिए, अब नियॉन में से तुम रिमूव करने जाओगे नोबल गैस, दे हैव वेरी वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? अब तुम्हें सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। क्या इतना क्लियर है? यस सर। अब शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा जो लैंग्वेज लिख लो और एक बार पढ़ो वापस वो लैंग्वेज। ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? अभी जहां भी दो कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी में लार्ज डिफरेंस आया तो लोअर पॉसिबल है, लार्ज डिफरेंस नहीं है तो हायर पे चले जाएंगे। I1 of carbon is more than E1 of boron, but the same is not true for I2. कार्बन का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन के सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से कम हो जाएगा। Why? पहला ज्यादा होना चाहिए, वो तो समझ में आता है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। व्हाट अबाउट सेकंड? क्यों ऐसा हुआ है? सिद्धेश, क्यों हुआ ऐसा?
हाँ शौनक बोलो। सर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बोरॉन का यानी 2s2 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वो फुलफिल्ड शेल्स रहते हैं। एग्जैक्टली बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 1s2 हो गया एक 2s2 2p1 2s2 ये हो जाएगा 2s1 कार्बन कार्बन प्लस कार्बन 2 प्लस I1 I2 पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया I1 B प्लस से B2 प्लस पे चले गए सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया I2 सिमिलरली यहां पर भी ये I1 I2 इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 2s2 2p1 2s2 as per general trend on moving left to right ionization energy increases hence boron has less ionization energy than carbon ये दोनों half filled full filled configuration है but after removal of one electron it becomes now its configuration become full filled configuration special case आ गया configuration तो 2s2 का ionization energy 2s2 2p1 से ज्यादा होगा इसलिए इसका सेकंड ionization energy इसके सेकंड से ज्यादा है क्या इतना क्लियर है क्वेश्चन अभी Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, हियर में अच्छा मैंने उतना नहीं लिखा इन ऑटोमोटिव सिस्टम, यहाँ पर इतना और ऐड करना, इट इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट electron. Electron affinity is just shows that how any the tendency of any atom to accept the electron. If any atom has tendency to accept the electron, means it has more electron affinity. The word affinity means attraction. Here love. उसका कितना इलेक्ट्रॉन लविंग है कोई भी एटम, कितना इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन affinity. So डिफाइन कैसे किया गया एनर्जी के वे में, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस एटम. गैसियस एटम तो हर जगह लेना है ताकि आइसोलेशन हो, हमें दूसरे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को पिक्चर में ना लाना पड़े. सो किसी भी गैसियस एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. जितनी ज्यादा किसी की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ड्यूरिंग अट्रैक्शन always energy released from the system, during repulsion energy is absorbed by the system. जब attraction होता है तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, फिर और जब रिपल्शन होता है ना तो वो एनर्जी पॉजिटिव होती है, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं. सो अट्रैक्टिव एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, वो रिलीज फ्रॉम द सिस्टम. नेगेटिव बोले या सिस्टम से बाहर चले जाए, दोनों ही की बात है. और रिपल्सिव एनर्जी पॉजिटिव होती है, सिस्टम को देना पड़ती है, यदि रिपल्शन फोर्स से पास लाने के लिए उन्हें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. या सो इट कैन हैव बोथ साइन, पॉजिटिव
पॉजिटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई। जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल। मेरे पास कम एनर्जी कब होगा, जब मैं अपनी एनर्जी लूज कर दूंगा, मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, या और यदि नेगेटिव है मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब हो। So electron affinity can have both positive as well as negative sign. Example, chlorine has tendency to accept electron. Cl minus easily बनाएगा, but organ कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसकी नेगेटिव टेंडेंसी। हमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक समझ में आता है अभी क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? Yes, sir. At the end, tendency to accept electron is electron affinity. More tendency to accept electron, more will be electron affinity. Yeah. अब इलेक्ट्रॉन गेन इनथॉल्पी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इनथॉल्पी आया था ना, एक पर एटम के लिए और एक पर मोल के लिए, एक मोल के लिए डिफाइन होता है, बट इसमें थोड़ा सा और चेंज है। हमेशा है ना इनथॉल्पी डिफाइन होता है, एब्जॉर्ब हुआ तो पॉजिटिव, रिलीज हुआ तो नेगेटिव, जितने भी इनथॉल्पी होते हैं ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस में 10 to 15 टाइप्स की इनथॉल्पी आने वाले हैं। तो इनथॉल्पी इज ऑलवेज डिफाइंड व्हेनेवर इट इज एब्जॉर्ब पॉजिटिव, रिलीज नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हुआ तो नेगेटिव। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, तो हमने उसे बेसिकली पॉजिटिव बोला है, बट यहाँ पे वो नेगेटिव हुआ तो सिर्फ एक नेगेटिव पॉजिटिव साइन का डिफरेंस आता है। हाँ, ये पर एटम के लिए, पर मोल के लिए सिंगुलर यूनिट में डिफाइन करोगे तो सिर्फ एक नेगेटिव। क्लियर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ओके। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लिखता हूं मैं ये सेंटेंस, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी means more tendency to accept electron। ये वाला लाइन में मैंने ऐड किया था तो तुम्हें ऐड करना है ना। यहाँ पे E2 E3 डैश second electron affinity means second acceptance of electron, third acceptance of electron, fourth acceptance of electron, उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी रिलीज होगी, हमेशा एनर्जी अब्सॉर्ब ही होगी। So they cannot be positive means to accept second electron we always need to supply energy. Energy will not release. Yeah, E1 can have both sign positive as well as negative. But E2, E3, E4 onwards they are always negative। और यदि हम उसी की बात करेंगे गेन एंथैल्पी की, तो नेगेटिव साइन है तो हमेशा पॉजिटिव। E नेगेटिव, डेल्टा H पॉजिटिव।
क्या ये सुनकर, ये सेंटेंस सुन के कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं? सर आपने बोला सेकंड इलेक्ट्रॉन तो कभी खुद से एक्सेप्ट नहीं होगा, हमें फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, बट हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायनेगेटिव में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कभी, हमेशा O2 माइनस एग्जिस्ट करता है, ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, सल्फाइड एग्जिस्ट करता है, नाइट्राइड एग्जिस्ट करता है, N- हमने सर देखा ही नहीं कभी। तो फिर ये कैसे लिखा है, कैसे लिखा है कि सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा नेगेटिव होगा, कभी टेंडेंसी नहीं होगी, तो ये कैसे बन रहे हैं डायनेगेटिव आयन? क्वेश्चन समझ में आया? क्या ऐसा कुछ रेज होना चाहिए हमारे मन में क्वेश्चन? हाँ सर। पक्का आया? मैंने बोला तो ही, मतलब मेरे बोलने के बाद एटलीस्ट, चलो पहले नहीं हुआ होगा, मेरे बोलने के बाद समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौशिकी, लीजा, मानस, हाँ सर, समझ में आया। क्यों ऐसा, ये क्वेश्चन रेज होना चाहिए, इतना समझ में आता है कि ऐसा, यदि ये लिखा है A2 A3 A4 दे कैन नॉट बी पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव टेंडेंसी होगी सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो क्यों डायनेगेटिव आयंस बनते हैं? तो उसका रीजन ये है, ये जो आयंस बनते हैं कभी भी गैसियस फॉर्म में नहीं बनते हैं, ये आयंस हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन में बनते हैं। किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो किसी ने डोनेट किया होगा, क्या? तो यहाँ पर पता है एक टेंडेंसी की बजाय दो और टेंडेंसी पिक्चर में आती है, एक तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, दूसरा सामने वाले के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, और तीसरा मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये बन रहा है Na3N, सोडियम केटायन, नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन, एनायन। तो यहाँ पर सोडियम और नाइट्रोजन में जो इंटरेक्शन हो रहा होगा वो भी एक एनर्जी रिलीज करता है, एक केटायन है एक एनायन है। देखो दो पॉसिबिलिटी है, में Na+ N-, 2Na+ N2-, 3Na+ N3-, क्लियर? इन दोनों का इंटरेक्शन +1 -1, +2 -2, +3 -3। क्या लगता है सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किस केस में हो रहा है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस केस में होगा? किस केस में होगा सबसे ज्यादा अट्रैक्शन? मनोली, Manoli, can you hear me? So for first one. +1 -1 सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हो गया, +3 -3 सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो +1 -1 मोर अट्रैक्शन, +3 -3 मोर अट्रैक्शन, +3 -3। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ हो रहा है। क्या अट्रैक्शन में भी एनर्जी रिलीज होती है? यस, ड्यूरिंग अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज। पता है जो यहाँ पे एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है ना, वो ये कंपनसेट कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है। दो फैक्टर है, एक तो हमें उसे दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन देना है तो उसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है केटायन एनायन इंटरेक्शन, सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन एनर्जी रिलीज व्हिच कंपनसेट दिस A2 A3 पार्ट, या वो ने कंपनसेट कर देते हैं। इज दैट ओके? इसलिए सेकंड डायनेगेटिव आयंस एग्जिस्ट करते हैं। हवा में कभी भी O2- एग्जिस्ट नहीं करेगा, O2- एग्जिस्ट करेगा किसी कंपाउंड में, किसी केटायन के साथ, या am I right? ईशान, ईशानी, जयवर्धन, नमिशा, Yes sir. सिद्धि, स्मिरा, Yes sir. Yes sir. अच्छा काफी बार ये लॉजिक दिया जाता है, कोई भी डायनेगेटिव आयन बना रहा है तो डायनेगेटिव आयन का यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो रिलीज एनर्जी ना इसे कंपनसेट कर देता है। तो यदि इसे कंपनसेट कर देगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा,
क्लियर, मतलब रिलीज एनर्जी हियर इज मोर देन E2, तो यदि वो कंपनसेट हो गए एक दूसरे से तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है। बट यदि हम बात करें ऑक्साइड की, सल्फाइड की, इनके E1 प्लस E2 लेस देन 0 होते हैं, मतलब इन दोनों का एडिशन होने के बाद ये टेंडेंसी ऐसा नहीं होगी कि दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो फिर अगेन क्वेश्चन आता है, यदि ये दोनों को ऐड करने के पर भी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं आ रही है टेंडेंसी, तो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका रीजन आता है थर्ड। जो थर्ड रीजन था, केटायन एनायन इंटरेक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कंपनसेट कर रही है। तो हमें ध्यान रखना है फॉर ऑक्साइड एंड सल्फाइड E1 प्लस E2 इज लेस देन 0। यदि हमसे कोई डायरेक्टली पूछता तो हम एक बार ये बोल सकते थे ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हो सकता है ये जो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है इसे कंपनसेट कर दिया, बट ऐसा नहीं, मैक्सिमम केसेस में हो जाता है, इस केस में नहीं। क्या इतना क्लियर है सभी को? फैक्ट है ऑक्साइड और सल्फाइड के लिए जो हमें ध्यान रखना है। क्लियर? चले हम आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दो फैक्टर तो हर जगह ले आते हैं, शेल्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। उन्हें डिफाइन इसलिए किया था सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, पिक्चर में आ गया। क्या लगता है शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। क्यों? Why? सर Answer is क्योंकि right. सर क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी कम ही होगी। ठीक है। If Stirling effect increases, force of attraction decreases, hence electron affinity decreases. So electron affinity again this is not mathematically correct. इसका मतलब होता है इसको डबल किया तो हाफ होगा, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं, प्रोपोर्शनली जस्ट ये शो कर रही है यहाँ पे, दिस इंक्रीजेस दिस डिक्रीजेस।
Fourth factor, special electronic configuration. NH2, NP3, NH2, NP6, such kind of half-filled and full-filled configuration have less tendency to change their configuration, has less tendency to either accept electron or to donate electron. तो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हाई, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो. Is that okay? सर इसके ट्रेंड्स भी आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे सेम रहेंगे ना? हाँ, ऑलमोस्ट. Left to right increases with some exception. Half-filled configuration. आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा था, उस केस में नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा था. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है. टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की भी कम, डोनेट करने की भी कम. डोनेट करने की कम टेंडेंसी का मतलब IE ज्यादा होना, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होना मतलब EA कम होना. इज दैट ओके? क्या एक्सेप्शन के रीजन क्लियर है सभी को? Yes, sir. प्राप्ति, प्रथमेश, प्रणव, पार्थ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. On moving down the group, atomic size increases, force of attraction decreases, hence electron affinity decreases. Atomic size dominating factor है यहाँ पर.
देखो बोर्ड पे देख लो फिर कॉपी कर लेना। इन अ ग्रुप ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एक्सपेक्टेड ये था साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। बट इन चार एलिमेंट्स के लिए, ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स है, पीरियड 3 के एलिमेंट्स, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सिलिकॉन से कम, ये एक्सेप्शन क्रिएट हो जाता है। एक्सपेक्टेड तो था इनका ज्यादा होना चाहिए पूरे ग्रुप क्लियर, बट इनका इन एलिमेंट से कम हो जाता है। यहाँ पर in this cases we have only two shell, first shell and second shell, दो ही शेल है, कॉन्फ़िगरेशन है N 1s2 1s2 क्या है 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 कुछ ये है 2p2 से 2p5 तक, और यहाँ पर 3p आ जाता है क्लियर। सो सेकंड शेल में होता ये है, देखना सेंटर फर्स्ट शेल सेकंड शेल, सेंटर फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है थर्ड शेल में। ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन, यदि मैं क्लोरीन की बात करूं 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 8th इलेक्ट्रॉन को यहां पे ऐड करना है क्लियर इन केस ऑफ क्लोरीन। अब आते हैं हम फ्लोरीन पर, ऑलरेडी इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, now I have to add 8th electron here, मुझे 8th इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करना। पता है साइज कम होने के कारण एक फैक्टर ये होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा। बट यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है, इनका साइज ही एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा, ये अट्रैक्शन तो ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम इनके बीच का जो रिपल्शन है दो इलेक्ट्रॉन के आपस में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, सो that repulsion is dominating our force of attraction from the nucleus. न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ओवरकम कर देते हैं, रिपल्शन डोमिनेट करते हैं। इस केस में इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ऐड होगा, इनके बीच में काफी डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है, पेरिफेरी ज्यादा है, तो ज्यादा डिस्टेंस होगा तो वो डोमिनेट नहीं करता है, यहाँ मतलब डोमिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही करेगा न्यूक्लियस की तरफ। तो एक्सपेक्टेड ये था इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा होना चाहिए था, बट एक्सेप्शन है ड्यू टू रिपल्शन आर डोमिनेटिंग बिकॉज़ ऑफ स्मॉल साइज। पहले तो हम बोल रहे हैं साइज कम होगा तो अच्छी बात है, तो एक्चुअली पूरे पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड वही है, कुछ एक्सेप्शन है जो हमने अलग से पढ़ ली। क्या इतना समझ में आता है? यस सर। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन का एक्सपेक्टेड था, बट फ्लोरीन का हो जाता है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सर आपने वो एल्युमिनियम गैलियम उन सब का साइन आपने तो फिर गलत दे दिया है। साइन गलत दे दिया था, तो उसे सही कर लो, मुझे भी ध्यान नहीं है। अच्छा ये यहाँ पर, हाँ, on moving down the group atomic size increases, electron affinity decreases। साइन लिखा सही था, साइन मैंने गलती से गलत बना दिया, सही कर लेना। एल्यूमिनियम और गैलियम तो एक्सेप्शन होना चाहिए ना, क्योंकि वो कौन साइड बोल रहा है? काफी लो आवाज आ रहा है जो भी बोल रहे हैं। सर वो हाँ थोड़ा सा माइक पास लो। हाँ सर वो बोरोन वाला जो ग्रुप था उसमें साइज वाला जो एक्सेप्शन आता है एल्यूमिनियम और गैलियम का, तो फिर उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा, हाँ एल्यूमिनियम गैलियम का एक्सेप्शन नहीं आता है, इस केस में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर वो उतना डोमिनेट नहीं करता है जितना मुझे ध्यान है। स्टिल लेट मी चेक इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, जो मुझे तुम्हें लिखानी भी है। चलो एग्जांपल मत लिखो, मतलब उसमें शायद थोड़े वेरिएशन है, नीचे तक भी वेरिएशन है, एग्जांपल ही कट कर लो, इसका मैं वैल्यू लिखाऊंगा एग्जैक्टली।
इस एक्सेप्शन का रीजन due to small size, force of repulsion between electrons are dominating. इस वीक में चैप्टर हमारा वैसे कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर और है उसमें कंप्लीट कर देंगे अभी। एक I'll extend lecture up to 5 minutes now, 5-6 minutes, ताकि ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए। चले हम आगे। यस सर। एप्लीकेशन।
देखो नॉन मेटेलिक नेचर, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में मेटेलिक नेचर था, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर द मेटेलिक नेचर. नॉन मेटेलिक नेचर इज डिफाइंड बाय टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. Greater the tendency to accept the electron, greater electron affinity, greater will be non-metallic nature. So left to right जब भी हम जाएंगे periodic table में, ये बढ़ेगा, non-metallic nature बढ़ेगा. Down the group जाएंगे, ये कम होगा, non-metallic nature कम होगा, और metallic nature बढ़ेगा down the group. Clear? So ionization energy से metallic nature को compare किया था, electron affinity से non-metallic nature को compare कर रहे हैं. Oxidizing nature, tendency to oxidize other, खुद reduce होने की टेंडेंसी. reduce होने की टेंडेंसी means tendency to accept electron. So tendency to gain electron, ये increases, oxidizing nature increases. क्या इतना क्लियर है? Yes sir. Yes, No. sir. मैं एक टेबल जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू लिखा है वो भेजता हूँ. इस हेडिंग के बाद तुम्हें वो कॉपी करना है आज लेक्चर के बाद, अभी भेज रहा हूँ. होमवर्क भी काफी कुछ रहेगा, सिर्फ एक छोटा सा हेडिंग बचा है इस चैप्टर में, एक लेक्चर का और बचा है चैप्टर. या शायद हमारी डेडलाइन में 26 की, 26 से नया चैप्टर स्टार्ट होना था, तो इस पर प्लानर हम सही जा रहे हैं, मतलब उसमें कुछ ज्यादा अप डाउन नहीं है. ओके, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? होमवर्क आई विल पोस्ट ऑन ग्रुप. सर वो जो एंथैल्पीज है वो लर्न करनी है सारी.